दोस्तों, कई लोग कॉलोनियलिज्म को मॉडर्न वर्ल्ड के जन्म के रूप में देखते हैं। ब्रिटेन, पोर्टुगल, स्पेन और फ्रांस कुछ ऐसी कॉलोनियल पावर्स थीं जिन्होंने अक्रॉस द ओशियन अपनी रीच और अथॉरिटी को एक्सपेंड किया। कई कॉन्टिनेंट्स कई शताब्दियों में कॉलोनियल एम्पायर्स के केंद्र बन गए और लगभग ऐसा लग रहा था कि एक समय पर पूरी दुनिया या तो एक कॉलोनी या कॉलोनियलिस्ट होगी। तो ये अक्सर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वास्ट एक्सपेंशन के इस समय के दौरान कुछ कंट्रीज को क्यों अवॉइड किया गया। सऊदी अरेबिया, ईरान, थाईलैंड और इथियोपिया उन नेशंस की लिस्ट का हिस्सा थे जो कॉलोनियल एरा से बाहर आने में कामयाब रहे और कभी भी किसी फॉरेन नेशन के अधिकार में नहीं आए, जैसा कि अमेरिका में, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में और एशिया के कुछ हिस्सों में हुआ था। इन सॉवरेन स्टेट्स में से एक जो दरारों से फिसलने में कामयाब रहा वो था जापान। पहला थॉट जो दिमाग में आता है कि जापान कभी कॉलोनी क्यों नहीं था। ये फैक्ट हो सकता है कि वे एक्चुअली में एक समय में एक कॉलोनियल एम्पायर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सच नहीं है कि प्रैक्टिकली सभी एशियन नेशन यूरोपियन लोगों द्वारा कॉलोनाइज थे। चाइना और रशिया कभी कॉलोनाइज नहीं थे और ये टेरिटरी और पॉपुलेशन में एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा था। मिडिल एशिया को रशिया द्वारा कॉलोनाइज किया गया था, वेस्ट यूरोप द्वारा नहीं। यूरोपियन कॉलोनाइजर मोस्टली उन क्षेत्रों में सफल रहे जो समुद्र के करीब थे और इनमें से जापानीज का एग्जाम्पल सच में यूनिक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार और स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज में। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। 1870 से 80 के दशक में नानपो, रईक्यू और कुरील के आइलैंड पर कंट्रोल हासिल करने के बाद जापानीज एम्पायर ने विदेशों में अपनी निगाहें आगे बढ़ानी शुरू कर दी। फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर के एंड में साइंड एक ट्रीटी के कारण ताइवान इस मामले में जापानीज क्राउन के तहत आने वाली इन न्यू टेरिटरीज में से पहला था। बाद में जापान पूरे ईस्ट एशिया में एक्सपेंड करने की कोशिश में वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स में शामिल हो गया, जिसने इवेंचुअली उसे कोरिया पर कब्जा करने और खुद को एक कॉलोनाइजर साबित करने के लिए प्रेरित किया। सखालिन और जर्मनी की कुछ कॉलोनियल टेरिटरीज जैसे कैरोलिन आइलैंड और मंचूरिया पर कब्जा करने के साथ साथ जापानीज ने 20वीं सेंचुरी के दौरान इस रास्ते पर चलना जारी रखा। वर्ल्ड वॉर II के समाप्त होने के बाद जापानीज कॉलोनियल एम्पायर इवेंचुअली 1945 में समाप्त हो गया, लेकिन अपने एग्जिस्टेंस के दौरान इसने जापान को कॉलोनी बनाने वाले किसी भी व्यक्ति की संभावना को पूरी तरह से रिडिकुलस बना दिया था। इसका मतलब ये है कि रफली 5 डिकेड्स तक जापान के कॉलोनाइज नहीं होने का कारण केवल इसलिए था क्योंकि जापान खुद एक कॉलोनाइजर था। वैसे जापान एक्चुअली में यूरोपियन इंटरफेरेंस से कंप्लीटली फ्री नहीं था। पोर्टुगीज जापान में उतरने वाले पहले यूरोपियंस थे, जब पोर्टुगीज ट्रेडर्स के एक ग्रुप ने 1543 में निप्पोनीज के सोर्स पर अपने जहाज को लंगर डाला था। जापान और पोर्टुगल के बीच एक नया रिश्ता अचानक बढ़ने लगा जो मोस्टली इकोनॉमिक्स पर बेस्ड था, लेकिन धर्म जल्द ही चर्चा का विषय बन गया। जापान पर पोर्टुगीज के इन्फ्लुएंस में कॉमर्स एक ह्यूज फैक्टर था। उनका अधिकांश व्यापारिक सामान चाइना से आ रहा था, जो कि चाइनीज एम्परर द्वारा बैन लगाने के बाद लंबे समय से जापान के बॉर्डर से बाहर था। इसका मतलब यह था कि पोर्टुगीज के पास कुछ ऐसा था जो जापानीज वास्तव में चाहते थे लेकिन अपना नहीं पा सकते थे। ये एकदम परफेक्ट सिस्टम था और कुछ डिकेड्स तक अच्छी तरह से काम करता रहा। जापानीज चाइनीज मर्चेंट्स के माध्यम से चाइना से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे सामान खरीद सकते थे और पोर्टुगीज एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को और भी आगे बढ़ाने में सक्षम थे। फायर आर्म्स जापानीज की एक और पॉपुलर परचेज थी, खासकर सिविल वॉर के सेनगोकू पीरियड के दौरान। अनफॉर्चुनेटली जापान में पोर्टुगल्स के सभी एफर्ट्स लोकल लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं थे। कुछ समय बाद पोर्टुगीज ने एक सक्सेसफुल स्लेव ट्रेड इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, जिसमें वे जापानीज सिटीजन्स स्पेशली वीमेन को खरीदेंगे और उन्हें यूरोपियन अब्रॉड बेच देंगे। ये न्यू बिजनेस तेजी से बढ़ा, लेकिन ये जल्द ही कंटेम्पोरेरी पोर्टुगीज मोनार्क के लिए चिंता का विषय बन गया। किंग सेबेस्टियन का मानना था कि डेवलपिंग मार्केट पोर्टुगल्स की इवेंजेलिकल कैथोलिक रेपुटेशन को दाग देगा, खासकर जब वे ईसाई धर्म को जापान में लाने की कोशिश कर रहे थे। किसी भी कॉम्प्लिकेशन को रिस्क में डालने के लिए तैयार नहीं होने के कारण सेबेस्टियन ने 1571 में स्लेव ट्रेड पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। हालांकि प्रतिबंध लगाने का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। ट्रेड कंटिन्यू रहा और जापान के ग्रेट यूनिफायर के रूप में जाने जाने वाले टोयोटामी हिदेयोशी पूरी स्थिति से अधिक नाराज होते जा रहे थे।
वो अपने ही पुरुषों और महिलाओं को सैकड़ों की संख्या में बिकते हुए देखकर थक गया था और उसने पोर्टुगीज जेसुइट वाइस प्रोविंशियल गैस्पर कोएल्हो को एक लेटर लिखने का फैसला किया और उन्हें इन्फॉर्म्ड किया कि ये बिजनेस समाप्त होना चाहिए और सभी दासों को फ्री में जापान को लौटा दिया जाना चाहिए। कुछ हिस्टोरियंस हिदेयोशी के इस क्रोध को थोड़ा हिपोक्रिटिकल मानते हैं, ये देखते हुए कि हिदेयोशी अपने स्वयं के जापानी लोगों के बजाय केवल वॉर के कोरियन प्रिजनर्स के ग्रुप स्लेव ट्रेड में भाग ले रहा था। फिर भी हिदेयोशी का गुस्सा बढ़ता ही गया और वह स्पेशली पोर्टुगीज जेसुइट को दोष देने लगा। ये ठीक वही था जिससे किंग सेबेस्टियन ने बचने की होप की थी, लेकिन उन्होंने बहुत देर की थी। लास्ट में हिदेयोशी ने जापान से ईसाई प्रचार को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1595 तक स्लेव ट्रेड पर ऑफिशियली प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और जापान और पोर्टुगल के बीच रिलेशन इंटायर सिचुएशन से सीवियरली अफेक्टेड हुए थे। जापानीज ने अब पोर्टुगीज और स्पेशली जेसुइट्स को जापान की सॉवरेनिटी के लिए एक मेजर थ्रेट के रूप में देखा। 70th सेंचुरी तक पोटेंशियल कॉलोनियल थ्रेट्स के साथ सभी रिलेशन तोड़ दिए गए थे और पोर्टुगीज ने फिर अपनी बाउंड्रीज को आगे नहीं बढ़ाया। ऑल्दो जापान के पास पोर्टुगीज और अदर यूरोपियन पावर्स को संभावित रूप से पेश करने के लिए कुछ बेनिफिट्स थे, लेकिन ये लड़ाई को इसके लायक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। रियलिस्टिकली जापान का फोर्सफुल कॉलोनाइजेशन लगभग इम्पॉसिबल होगा। जापानीज ने न केवल पोर्टुगीज से बड़ी संख्या में फायर आर्म्स खरीदे थे, बल्कि उन्होंने ये भी सीखा था कि उन्हें कैसे बनाना है। और सिविल वॉर के पीरियड के दौरान की गई डिमांड्स पर विचार करते हुए जापानीज बैटल के लिए तैयार और पूरी तरह से कैपेबल थे। इसके अलावा जापान एक लार्ज पॉपुलेशन वाला देश था, स्पेशली पोर्टुगीज की तुलना में। इवन कुछ बिगर यूरोपियन पावर्स के लिए ये जितना लायक था उससे कई अधिक एक चुनौती होती, स्पेशली इसलिए कि जापान यूरोप से कितना दूर था। यूरोप में कहीं से भी जापानीज आर्किपेलागो तक लोकल पॉपुलेशन से मेल खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सैनिकों को भेजने की कोशिश करना आसान नहीं होता। ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेस और किसी अदर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के टर्म में जापान में साधारण कमी थी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे यूरोपियंस अपनी पहले से मौजूद कॉलोनीज में कहीं और नहीं ढूंढ पाए या पहले से ही प्राप्त नहीं कर पाए, और वो अपने आप में एक और फैक्टर था। पोर्टुगल, स्पेन और अदर कॉलोनियल पावर्स अपनी करंट कॉलोनीज में व्यस्त थीं। उन लोगों से ध्यान और पॉसिबली रिसोर्स को खींचने के लिए किसी भी न्यू टेरिटरी को बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए था, जापान से भी ज़्यादा। लास्ट में यूरोप में चीज़ें कई मायने में पीसफुल थीं। एक के लिए पूरे कॉन्टिनेंट में कॉलोनियल मोनार्कीज की लिस्ट से सभी जरूरी सहयोगी नहीं थे। उनके बीच कंपटीशन न केवल अनसरप्राइजिंग था बल्कि कॉमन थी, और यूरोपियन वॉर किसी भी तरह से रेयर नहीं थे। ये पोर्टुगल और अन्य लोगों को न केवल डिस्ट्रैक्ट करता बल्कि एक अनदर राइवल यूरोपियन नेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क में भी डालता, अगर उनमें से किसी ने जापान को कॉलोनी बनाने की दिशा में एक जेन्युइन प्रयास करने का फैसला किया होता। इसके अलावा सभी यूरोपियंस अभी भी ऑटोमन एम्पायर जैसे विदेशी खतरों के बारे में चिंतित थे। ऑटोमन जापान की तुलना में पूरे यूरोप के लिए एक बहुत करीब और अधिक वास्तविक खतरा थे, और वे एक्टिवली रूप से यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने वाले तरीकों से पावर को एक्सपेंड और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे। इसने पोर्टुगल और उनके राइवल्स को जापान से बहुत दूर व्यस्त रखा, और इस प्रयास के लायक कॉलोनी बनाने के लिए जापान को जो ऑफर करने की आवश्यकता थी उसके लिए बार बहुत बढ़ा दिया। तो जिस कारण से जापान को कभी कॉलोनी नहीं बनाया गया वो एक्चुअली में लक और स्वयं जापानीज की स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन था। लक ऑफकोर्स मेजर कॉलोनियल पावर से बहुत दूर आर्किपेलागो की बेनिफिशियल जियोग्राफिकल पोजीशन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसे जापान के रिसोर्सेज की कमी के कारण के रूप में भी दिया जा सकता है, जो संभावित रूप से मोर यूरोपियन कॉन्क्वेरर्स को अट्रैक्ट कर सकता था। इसके अलावा एक कॉलोनियल पावर बनने से सदियों पहले भी जापानीज की न्यूमेरिकल और मिलिट्रीली स्ट्रेंथ यूरोपियन लोगों को इन्वेजन के मामले में एक अनडिनाइबल डिसएडवांटेज में डाल सकती है, और जब जापान ने खुद को एक कॉलोनियल एम्पायर में बदल लिया तो पोटेंशियल कॉलोनाइजेशन ऑफ जापान लंबे समय से बंद ताबूत में यह अंतिम कील थी। टेबल हैज टर्न्ड और जापानीज अब सत्ता में थे, न कि उन पर हावी होने वाले। पोर्टुगीज के पास जापान को जीतने का एक जोखिम भरा अवसर हो सकता है जब वे पहली बार 16वीं सेंचुरी में आर्किपेलागो पर वापस आए, लेकिन यह अभी भी जापानीज के फेवर में एंड होने की संभावना है। यहां तक कि अगर पोर्टुगीज ने स्लेव ट्रेड की स्थापना करके अपने स्वयं के अवसरों को नहीं उड़ाया होता, या यदि किंग सेबेस्टियन ने बाजार पर प्रतिबंध लगाने की जल्द ही कार्रवाई की होती, तब भी ये एक सक्सेसफुल कॉलोनाइजेशन अटेम्प्ट की गारंटी के करीब नहीं आया होगा। अधिक संभावना है कि अगर ये परिस्थितियां गलत नहीं होती तो कुछ और होता। इसका मतलब ये है कि जापान कॉलोनाइज नहीं था, क्योंकि अधिक संभावना है कि ये इंसेन रिस्क
और सेक्रीफाइस के बिना नहीं किया जा सकता था। इसके बजाय जापान स्वयं कॉलोनाइजर बन गया और जापानीज आर्किपेलागो पोर्टुगीज के छोटे कार्यकाल से अलग कॉलोनियलिज्म से अछूता रहा। One important point was probably the unity of Japan. Other places पर यूरोपियंस लोकल कॉन्फ्लिक्ट में साइड लेकर या रूलर्स का अपोज करने वाले कुछ लोगों को एनलिस्ट करने में एबल थे। मैक्सिको इसका एक एग्जाम्पल है। 19th सेंचुरी में ये फिर से घुस गया और फिर से जापानीज वो काम करने में कामयाब रहे जो कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने वेरी क्विकली अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज किया, वो भी एक सदी से आधी से भी कम समय में। मुझे लगता है कि इस अचीवमेंट के हिस्ट्री में कोई पैरेलल नहीं है और 20th सेंचुरी की बिगिनिंग तक वो एक वर्ल्ड पावर थे जिसे कोई भी इजीली कॉलोनाइज नहीं कर सकता था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक अपने नए वीडियो में। थैंक यू।